हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू आवर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। मैं आपका एजुकेटर सुदेश कुमार आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडी। लास्ट क्लास में हमने अपना बिजनेस स्टडी का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। फर्स्ट टर्म में हमने जो पढ़ लिया है, न्यू स्कीम में यही है कि भाई फर्स्ट टर्म में आपने जो पढ़ लिया उसे आप छोड़ दो। ये बात ध्यान रखना बेटा जी कि मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। छोड़ दो मतलब अभी अब आप उसकी जरूरत मत समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये बिल्कुल छोड़ दें, भूल जाएं कि हमने फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ा था। नहीं नहीं, जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आगे से यहाँ पर पढ़ना है। जो पहले आपने पढ़ा था उसकी जरूरत यहाँ पर इतनी है कि इन चीजों के बेस वहां पर आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा भी है कि आप ये समझो कि बस आधी बुक वहां पर है और आधी बुक यहाँ पर है। तो इसी तरीके से हम बिजनेस स्टडी के पार्ट ए यानी फर्स्ट पार्ट में से कुछ चैप्टर पहले पढ़ चुके थे और बाकी के जो 3 चैप्टर थे वे हम अब सेकंड टर्म में देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग। ठीक है, तो बेटा सेकंड टर्म का बच्चों को बहुत इंतजार था और बच्चे कह भी रहे थे कि सर हमें आप सेकंड टर्म स्टार्ट करो, सेकंड टर्म स्टार्ट करो। तो देखो भाई आज सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, आप इसके लिए अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके और हम और आप आपस में जुड़े रहें। क्योंकि देखो हमारे और आपके पास जुड़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और आपके पास जैसे ही हम वीडियो यहाँ से अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलो हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग है क्या? सिंपल सी मैं आपको अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, भाई आप एक कमरे के अंदर मशीन रख दो, फर्नीचर रख दो, रॉ मटेरियल रख दो, तो कंप्यूटर रख दो, भाई ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, तो क्या वहां पर गुड्स बन जाएंगे? क्या वहां पर काम हो जाएगा? क्या आपका माल रेडी हो जाएगा? क्या सेल हो जाएगी? नहीं होगा ना। इसके लिए तो आपको वहां पर कोई ना कोई पर्सन तो बिठाना पड़ेगा, तो उस पर्सन को बिठाना ही स्टाफिंग है। समझे? यानी स्टाफिंग का सिंपल सा क्या मतलब है कि भाई किसी पोस्ट पर किसी एप्रोप्रिएट पर्सन को बिठाना। एप्रोप्रिएट मतलब जो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस काम को अच्छे तरीके से कर सके, उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएट पर्सन। तो देखो जरा स्टाफिंग की हम थोड़ा डेफिनेशन बुक से भी देखते हैं क्या है। तो लिखा स्टाफिंग में, ये देखो यहां पर क्या कहता है, स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन आप समझते हैं, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य। कहता है स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन या कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है बेटा, कॉम्पिटेंट पर्सन कहता है यानी एक योग्य व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू दी इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट, यानी उस पोस्ट के महत्व को समझते हुए इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट यानी उस काम को महत्व, उस काम का महत्व समझते हुए किसी एबल व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति को उस पोस्ट पर अपॉइंट करना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, तो स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा कोई भी डेफिनेशन लिख जाते हैं उसके कीवर्ड से। ठीक है, आप वर्डिंग में लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी कीवर्ड हम नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन का सिंपल, जैसे यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन है तो कॉम्पिटेंट पर्सन का सिंपल सा मतलब है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। भाई सही व्यक्ति सही जगह पर पहुंचाना ही स्टाफिंग कहलाता है। और बेटा इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की होती है, अभी हम पढ़ेंगे भी डेफिनेशन में, कि एक बार अपॉइंट करने से ही काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उस व्यक्ति को ऐसे अपॉइंट करना कि वो वहां पर काम करता रहे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज अपॉइंट करा कल वो छोड़कर चले गया, वो अपॉइंटमेंट नहीं कहेंगे, वो स्टाफिंग नहीं हुई। नहीं, स्टाफिंग का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति, भाई कॉम्पिटेंट का तो वैसे मतलब भी यही है कि भाई जिस व्यक्ति को आपने अपॉइंट किया वो उस पोस्ट पर काम करता रहेगा। इसीलिए कहा भी गया हिंदी में कि व्यक्तियों को अपॉइंट करना, व्यक्तियों को नियुक्त करना और ऐसे नियुक्त करना कि ताकि वे उस पोस्ट पर बने रहें, ये स्टाफिंग कहलाती है। तो देखो आगे कह रहा है चीफ फंक्शन अमंग दीज आर। तो देखो इसमें मेन फंक्शन क्या है, यानी देखो इसके मेन काम क्या है, स्टाफिंग के अंदर क्या है?
रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, भर्ती निकालना। जैसे आप सुनते हैं ना भाई सीआरपीएफ में भर्ती निकल रही है, बीएसएफ में भर्ती निकल रही है, एसएससी में भर्ती निकलना, अपॉइंट नहीं कर देना, व्यक्तियों को चुन के नहीं बिठाना, नहीं, सिर्फ भर्ती निकालना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। सिलेक्शन, फिर वहां से उन लोगों को सिलेक्ट करना, ये हम आगे एक एक करके पूरे फंक्शंस को इसमें पढ़ेंगे। फिर सिलेक्ट करके फिर उन लोगों को काम को सिखाना, ट्रेनिंग, फिर उन लोगों की प्रमोशन करना, उन्हें आगे हायर एजुकेशन, हायर रैंक पर उन्हें पहुंचाना, ठीक है। फिर ट्रांसफर जरूरत पड़ने पर, यानी ये सब स्टाफिंग के ही पार्ट हमारे होते हैं। तो स्टाफिंग का अगर हम सिंपल सा मीनिंग समझे तो स्टाफिंग का सिंपल सा, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो स्टाफिंग का सबसे सिंपल मीनिंग ये है कि किसी योग्य व्यक्ति को उस पोस्ट पर जिस पर वो काम कर रहा है, सॉरी, जिस पोस्ट पर वो काम कर सके और वहां पर बना रहे, यही स्टाफिंग है। देखो जरा कुछ राइटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना राइटर्स ने क्या क्या कहा है। कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, देखो अकॉर्डिंग टू हेमैन, तो देखो जरा, सॉरी, अकॉर्डिंग टू थियो हेमैन, तो देखो जरा थियो हेमैन क्या कहता, कहता द स्टाफिंग फंक्शन परटेन, परटेन का मतलब आप समझते हैं, परटेन, परटेन का मतलब होता है संबंधित। क्या मीनिंग है परटेन का? संबंधित। परटेन टू द रिक्रूटमेंट, तो कह रहा थियो हेमैन कहता है भाई स्टाफिंग का मेन काम क्या है? स्टाफिंग का काम है संबंधित, किससे संबंधित है? कहता रिक्रूटमेंट, फिर वही बात आ गई ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, समझे? यानी व्यक्तियों को चुनने से संबंधित जो काम है, समझे? व्यक्तियों को चुनने से संबंधित जो काम है वो क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। और हम व्यक्तियों को कैसे चूज करेंगे, कैसे हम व्यक्तियों को सिलेक्ट, कैसे हम व्यक्तियों को अपॉइंट करेंगे? भाई ऐसे ही करेंगे क्या? भाई पहले भर्ती निकालेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है भाई, उन्हें कंपनसेशन देंगे, और ऐसा हमारा क्या बन जाएगा? स्टाफिंग बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, कहता वेरिच क्या कहता है, वेरिच एंड कुंटज क्या कहता है, जरा इधर समझो। कहता है मैनेजरियल फंक्शन टू स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, इसने कहा कि मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन का बेटा मतलब है कि देखो ये अपने आप में भी एक बड़ा फंक्शन है, यानी ये कोई अपने आप में छोटा काम नहीं है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है, अपने आप में ही एक मेन फंक्शन है, ये भी एक प्रबंधकीय फंक्शन है। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व है जरा समझो। द फीलिंग, बट द सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डेफिनेशन का, द फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड, समझे? पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, यानी जो बिजनेस का ढांचा है उसमें व्यक्तियों को चुनना और चुने रहने देना, यानी इस तरीके से हम खाली पोजीशन को भरना ताकि वे भरी रहें, समझे? फीलिंग मतलब भरना, और ऐसे भरना कि वे भरी रहें, यानी ऐसे ना हो कि आज आपने व्यक्तियों को चुन दिया और कल व्यक्ति वहां से निकल लिए, ये कोई स्टाफिंग नहीं है, ये समझे बेटा? उन्हें कैसे भी रोक के रखना, यानी आपने जिन व्यक्ति, देखो ये सब क्या है? डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब क्या है? ये सब यही तो है कि ताकि व्यक्ति जो आ गए हमें रुके रहे बिजनेस में। आगे आप कॉस्ट अकाउंटिंग की फाइनल क्लास में, यानी फाइनल ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसके लिए भी कैसे कैसे काम किया जाता है कि ताकि व्यक्ति यहीं पर रुके रहें, जिसे हम लेबर टर्नओवर के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहां पर हमने देखा कि सिंपल सी बात है कि भाई अच्छा, तो हम ये समझ गए कि स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग का मतलब है सही व्यक्ति को सही जगह पर चुन लेना, अपॉइंटमेंट करना। अब देखो सही व्यक्ति का क्या मतलब, चलो मैं आपको जनरल सा एग्जांपल देता हूं, जरा आप समझो। अब भाई माना एक एमबीए किया हुआ व्यक्ति है और आपने उसे पियोन बना दिया, या मैं कहता हूं उसे आपने झाड़ू लगाने का काम दे दिया बिजनेस में, लो भाई जरा तुम यहाँ पे बिल्डिंग में झाड़ू लगाया था। अब देखो आप कह रहे पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बढ़िया, कोई बढ़िया आदमी मिल गया, लेकिन जरा देखो क्या वो कॉम्पिटेंट है? क्या वो कॉम्पिटेंट है? क्या वो उस योग्य है को झाड़ू लगाए? नहीं। अगर आपने उसे गलती से वहां पर अपॉइंटमेंट कर भी दी तो बेटा वो आपके पास थोड़े बहुत दिन रुकेगा, उसके बाद वो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है, जो उसमें गुण है, वो झाड़ू लगाने के लिए नहीं है, समझे? इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि बहुत हायर पोस्ट पर
जब अपॉइंटमेंट होती है तो कह देते हैं कि भाई हमें इससे कम एजुकेशन का व्यक्ति नहीं चाहिए, या फिर इसका रेट्रोस्पेक्टिवली ले लो कि जब कहीं पर किसी लोअर रैंक पे पोस्टिंग होती है तो वहां से इंटरव्यू में जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं या जो ग्रेजुएट लोग हैं या कुछ अच्छी डिग्रीज जिनके पास हैं, टेक्निकल डिग्रीज जिनके पास हैं, उन लोगों को उसमें सिलेक्ट नहीं किया जाता। और कई बार आपको लगता है पता यार मेरी तो एजुकेशन भी उससे ज्यादा थी, क्वालिफाई भी उससे ज्यादा था, जानता भी उससे ज्यादा था, फिर बताओ उसे रख लिया, रिश्वत दी होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप कॉम्पिटेंट नहीं हो उसके। कॉम्पिटेंट क्यों नहीं हो? क्योंकि आप योग्य हो बहुत ज्यादा और वहां पर कम योग्य व्यक्ति की जरूरत है। अब कम योग्य व्यक्ति, अब एक बात देखो भाई, जहां पर झाड़ू लगाने की जरूरत है वहां पर मोस्टली बस आपको ऐसा चाहिए ना, यानी 10वीं 12वीं बस मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो क्या होगा भाई, कल कहीं तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो आपके यहां से छोड़कर चले जाएगा, आपके यहां पर काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टाफिंग का मतलब है सही व्यक्ति को सही प्लेस पर चुनना। किस चीज के? उसके पोस्ट को महत्व, उस पोस्ट की महत्व को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट देखो अच्छा जरा, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग के फीचर्स क्या? फीचर्स आप समझते हैं, यानी स्टाफिंग में विशेष बातें क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहले रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि भाई अगर आप मशीनें रख दोगे कमरे में, फर्नीचर रख दोगे, रॉ मटेरियल रख दोगे, कंप्यूटर रख दोगे, तो क्या काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। आना पड़ेगा वहां पर लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को आना पड़ेगा वहां पर। तो देखो कहा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी इसका पहला फीचर्स ये है कि भाई ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। यानी आप मशीनों को अपॉइंट नहीं करना, आपको मशीनें खरीदने का डिसीजन आपको नहीं लेना है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को आपको देखना है कि व्यक्ति कैसे रखे जाएंगे। कहता द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग इज इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट फीचर्स क्या है इसका? रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, यानी जो इसकी रिलेशनशिप है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेशनशिप है। इट मींस दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज नॉट। कहता है ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरह नहीं है। क्यों प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आप करते थे कम बंद कमरे में बैठ के भी कर सकते थे, सिर्फ पेपर पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो व्यक्ति को पकड़ के पोस्ट पर रखना पड़ेगा कि हाँ भाई तो इस काम को कर, यही तो हमारा काम है, अपॉइंट करना। तो जो कहता अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज नॉट पेपर वर्क, ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बट इन्वॉल्व्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। फिर से कॉम्पिटेंट आ गया, कॉम्पिटेंट को ध्यान रखना, स्टाफिंग मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति सही जॉब पर सही व्यक्ति रखा गया है। कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन वेरियस पोस्ट, भाई यानी जो भी पोस्ट हैं उन पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन की अपॉइंटमेंट करना। और पर्सन कौन होंगे? व्यक्ति होंगे। यहाँ पर मशीनों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नेचुरल पर्सन की बात हो रही है। ये भी आप बात है ना, कभी अकाउंट्स में आपने 11th क्लास में पढ़ाओ कि सर पर्सन भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, कंपनी भी पर्सन है, आपने पढ़ा नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से पर्सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? नेचुरल पर्सन की। अच्छा हम और आप हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि भाई ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। एक तो होता है ना कि चलो भाई बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, चलो एक छोटी मोटी एक्टिविटी कर देना। नहीं, ये कोई छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं है, बल्कि किसी भी बिजनेस में अपने आप में स्टाफिंग करना एक सेपरेट बड़ा फंक्शन है। तो देखो जरा, द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग इज दैट इट इज ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, दो बार ठीक है। इट इज क्या है? सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। अब आगे कहता सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन मींस, बता रहा है आपको कि सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन क्या है। कहता सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन मींस इट इज एन इटसेल्फ ए मेजर फंक्शन।
सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन का मतलब है कि ये अपने आप में एक बड़ी एक्टिविटी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी की सहायक एक्टिविटी है या भाई ये कोई छोटा मोटा काम है। नहीं नहीं बेटा, बिजनेस में स्टाफिंग छोटा मोटा काम नहीं होता, एक बहुत बड़ा काम होता। क्यों? देखो आप कहीं पे भी देख लो भाई, सही व्यक्ति को चुनना सबसे मुश्किल काम है कि ताकि वो अपने काम को ईमानदारी से और पोस्ट के महत्व को समझ के करता रहे। इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स, इसका मतलब आप समझता आपने 3 मैनेजरियल के लेवल पढ़े होंगे, कह रहे हर लेवल पे आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सी बात है भाई, व्यक्तियों का होना हर लेवल पे जरूरी है। हर व्यक्तियों को असिस्टेंट चाहिए, कोई सा भी मैनेजरियल लेवल हो, हर एक के नीचे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो हर जगह चाहिए। अब तो कहता है स्टाफिंग इज इसेंशियल, आवश्यक है एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स, हर मैनेजरियल लेवल पर आवश्यक है। द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस डिपार्टमेंट is to assist the managers at every level in the performance of their function of staffing. कहता थी एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस डिपार्टमेंट इज टू, यानी देखो इस डिपार्टमेंट का एम ही क्या है, मतलब उद्देश्य है। इस डिपार्टमेंट का उद्देश्य ये भाई अपने आप में बताया जाना कि एक सेपरेट फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है, अपने आप में मेजर फंक्शन है, तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो कह रहा है जो ये स्टाफिंग का जो डिपार्टमेंट है, इसका काम ही क्या है? इसका काम ये असिस्ट द मैनेजर्स एट एवरी लेवल, हर लेवल पर मैनेजर को सहायता देना। और सहायता क्या देना? यानी हर लेवल पर मैनेजर्स के लिए कुछ व्यक्ति अपॉइंट करना ही ये काम है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग के फंक्शन में काम ही ये है कि हर मैनेजरियल लेवल पर लोगों की अपॉइंटमेंट की जा सके। नेक्स्ट रिलेटेड टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बेटा ये तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई? देखो व्यक्तियों को काम देना एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पर व्यक्तियों को काम ही तो दिया जाता है। और क्या होता है देखो जरा यहाँ पे देखते हैं, कहता है स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन बीइंग। स्टाफिंग किस में डील करती है? ह्यूमन बीइंग में। एंड मैन इज ए सोशल एनिमल। बेटा यहाँ पर एनिमल का मतलब जानवर नहीं है, प्राणी है, यह बात ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, देखो हर सब्जेक्ट की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। कभी आप ये समझ लो कि स्टाफिंग डील्स विद बीइंग एंड मैन इज ए सोशल एनिमल। अच्छा, सामाजिक जानवरों की बात यहां पर हो रही है, सामाजिक जानवरों की नहीं, सामाजिक प्राणी, समझा? कभी एनिमल को जानवर पढ़े तो बीइंग इन एंड मैन इज ए सोशल एनिमल सिंस इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बीइंग। अब देखो भाई आपकी सामाजिक प्राणी के साथ कनेक्टिविटी है, तो जब आपकी सामाजिक प्राणी के साथ कनेक्टिविटी है तो ये आपकी एक ड्यूटी बन जाती है। क्या? देयरफॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है ऑफ दिस फंक्शन इज बोर्न, तो इस फंक्शन की ड्यूटी पैदा हो जाती है। क्या ड्यूटी पैदा हो जाती है? हाउएवर द मैनेजर शुड टेक केयर and be impartial while going through the allied function of recruitment, selection, promotion। यानी सिंपल सी बात अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा कि भाई देखो जब आप काम कर रहे हैं समाज के साथ में, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि समाज में आप काम ऐसा करें कि किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत कहना भाई अगर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अगर आपने किसी को कहीं पर अपॉइंटमेंट कर दिया, चलो भाई ठीक है जी ये बिल्कुल लेबर है तो लेबर ही रहेगा। नहीं साहब, सब कुछ है इसमें, प्रमोशन भी है, तरक्की होना भी जरूरी है। तो इसलिए कहा देखो कई तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफिंग की। देखो एक तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, स्टाफिंग कैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? भाई आपको काम देना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? अगर आप मैनेजरियल लेवल पे हैं और लोगों को आप अपॉइंट करेंगे तो देखो संस्था के प्रति भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जहां पर आप काम करें तो ये भी एक आपका सामाजिक दायित्व है कि भाई आप काम सही करें, सही व्यक्ति को चुनकर वहां पर रखें। और जिन व्यक्तियों को आपने चुना है उनके लिए भी आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? कि एक तो सही व्यक्ति को चुना जाए और समय समय पर उनकी प्रमोशन की जाए।
समझे? तो यही यहाँ पे कहा गया है। इसमें अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब यही आता है कि भाई जब आप सही व्यक्ति को चुन रहे हैं तो जिसके लिए चुन रहे हैं उसके लिए भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसे चुना गया है उसके लिए भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। देखो इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो ये जो स्टाफिंग है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही डिपार्टमेंट से इफेक्ट होती है। कैसे इफेक्ट होती है? देखो जरा, आप जब व्यक्ति को चुनेंगे तो जिस फर्म में आप व्यक्ति को चुन रहे हैं, जरा ये बात ध्यान रखो भाई, माना इस व्यक्ति में आपको लोग अपॉइंट करने हैं, यह फर्म ABC लिमिटेड, तो देखो यहां से माना आप इस व्यक्ति को चुनकर फर्म में लाए, जरा समझो, ठीक है जी, ये मिस्टर झुमरू है। अब आप जब फर्म इन्हें चुनेंगे तो क्या क्या बात ध्यान रखेंगे? अरे भाई आप फर्म की बातों को भी तो ध्यान रखेंगे, भाई फर्म की क्या पॉलिसी है, भाई फर्म के क्या रूल्स हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे नहीं रखेंगे? अब ये फर्म की जो बातें ध्यान रख रहे हैं फर्म के बाहर है या अंदर है? ये फर्म के अंदर है। तो जब आप किसी व्यक्ति को चुनेंगे तो इस व्यक्ति को मिस्टर झुमरू लाल को चुनते समय क्या आपको फर्म की बातों का, फर्म के नियम कानून का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि स्टाफिंग जो है इंटरनल सोर्स से अफेक्टेड होती है। अब जरा बाहर से देखो, जब आप इस व्यक्ति को बाहर से चुनेंगे मिस्टर झुमरू को, तो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। क्या? कई बार गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आ गई। भाई गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आ गई? भाई आप देखेंगे कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को भाई इससे कम अपॉइंट, यानी इतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी, समझे? आप इसका ESI तो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है। आप इसका PF अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है। अब गवर्नमेंट इससे बाहर है, तो अब देखो आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं उसके आपको पर गवर्नमेंट का बर्डन भी है और कंपनी का बर्डन भी है। तो कंपनी का बर्डन है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल, गवर्नमेंट का बर्डन है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। तो इसलिए कहते हैं कि स्टाफिंग जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। बस यही चीज हमें इसमें देखनी है। अब देखो जरा, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड। अफेक्टेड मीन्स यानी कि ये प्रभावित है। कैसे प्रभावित? अफेक्टेड मीन्स बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइजेस के इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब कंपनी के पूल, कंपनी के पॉलिसी, कंपनी के रूल, एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। या फिर आप कुछ कहने के नहीं तो 2000 में काम आ जा, अरे जब सब 10,000 में रख रहे हैं मैं 2 में क्यों काम करूंगा? अब सब 10 में रख रहे हैं तो इससे बाहर है ना एक्सटर्नल। द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूड, अब लोग बता रहे हैं इंटरनल कौन कौन से हैं। पॉलिसी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉइज, आ गई साहब, इंक्लूड्स पॉलिसी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉइज लाइक द प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी नहीं रखनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करते समय। क्यों? आप देखेंगे कि अच्छा भाई ये व्यक्ति मिस्टर ए है, इसका ट्रांसफर इस ABC डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से इसका अब यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में करेंगे, तो यहाँ पर हमें कोई नया पर्सन चाहिए। दोनों चीजें कंपनी में ही हो रही हैं, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिमोशन नहीं, इस व्यक्ति ने सही काम नहीं किया, एक काम करते हैं बाहर से पढ़ा लिखा लोग मैनेजमेंट में MBA जिसने किया उसे रखते हैं और इसे यहाँ पर सेलिंग में रख देते हैं, ठीक है। यानी कि काउंटर पे बिठा दिया, ले भाई तो निकाल तो नहीं रहे लेकिन तू काम नहीं कर रहा तो क्या करें? मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता, डिमोशन। या फिर ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, अच्छे अच्छे नियम कानून भी बताता है, लगता है इसकी बात सेल बढ़ जाएगी, एक काम करते हैं इसे मैनेजर बना देते हैं और यहाँ पे कोई नया व्यक्ति रख देते हैं 10-12 हजार, समझे। तो देखो प्रमोशन को हमें ध्यान में रखना, डिमोशन को हमें ध्यान में रखना, ट्रांसफर को हमें ध्यान में रखना। ये सब बातें कहाँ हो रही हैं? ये सब बातें कंपनी के अंदर हो रही हैं। इसीलिए हमें इंटरनल, यानी इसलिए जो भी इसलिए कभी भी स्टाफिंग करते समय इंटरनल इफेक्ट जरूर पड़ते हैं। अब एक्सटर्नल देखो, कहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द एंटरप्राइजेस डज अफेक्ट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी
आ गई बात। भाई गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एजुकेशनल इन्वायरमेंट, भाई गवर्नमेंट पॉलिसी और एजुकेशनल इन्वायरमेंट दोनों ही प्रभावित करते हैं। भाई लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वहां से हमें मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूट से मिल रहे हैं, स्कूल से मिल रहे हैं, कोचिंग से मिल रहे हैं, एकेडमी से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, या फिर वहां का पढ़ा लिखा माहौल कैसा, उसके हिसाब से तो आप लोग अपॉइंट करोगे। जहाँ की कहीं अच्छी एजुकेशन है, अच्छे लोग मिल सकते हैं, कहीं की एजुकेशन सिस्टम कमजोर है, वहां के कमजोर लोग मिलेंगे आपको। तो दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। सम टाइम गवर्नमेंट डज इशू सम गाइडलाइंस, कई बार देखो गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन इशू कर देती है फॉर रिक्रूटमेंट एंड सैलरी। लो जी, रिक्रूटमेंट और सैलरी के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, भाई कुछ भी हो आप 18 साल, जैसे देखो सबसे बड़ा सबको पता है 18 साल से कम की भर्ती नहीं होगी है, जबकि बच्चे रख लेते हैं ना, काम लोग करते हैं। देखो गवर्नमेंट का रूल है 18 साल से कम भर्ती नहीं ले सकते आप, है ना। सैलरी आप 12,000 से कम नहीं रखेंगे, 16,000 से कम नहीं रखेंगे। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है बेटा। ये 5 फीचर्स थे स्टाफिंग के जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। अगर आप इन्हें देखें तो कौन कौन से फीचर्स थे, एक बार मैं फिर से बता दूं, क्या रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, एसेंशियल ऑल लेवल at all level managers, sorry at all manager levels, और social responsibility। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अच्छा, स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है स्टाफिंग के। तो देखो बेटा जरा स्टाफिंग के क्या महत्व है। कहता है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि कॉम्पिटेंट पर्सन की खोज हो जाती है, यानी मिल जाता है। खोज का मतलब ये होता है कि पहले से है तो बस हमें ढूंढने हैं, नहीं बना रहे हैं आप, नहीं पहले से लोग हैं, वहां से आपको एक अच्छा एबल व्यक्ति मिल जाता है। अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द एम्प्लॉइज। भाई स्टाफिंग के अंदर देखो नई नई टेक्निक यूज की जा रही हैं, ठीक है। जैसे देखो टेस्ट लेवल हो रहे हैं, कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहे हैं, ताकि भाई थोड़ी रिश्वतखोरी कम हो, थोड़े अच्छे एम्प्लॉइज हमें मिल सकें, है ना। आप पूरा आपके पास मतलब नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, आप एक पोस्ट के लिए भी पूरे दुनिया में अपना ऐड कर सकते हो। वहां से उसके जो सबसे बेहतर पर्सन है तो उसके लिए भी काम करने के लिए सही हो, और तुम्हें भी लगे हाँ भाई अच्छा व्यक्ति है, यानी वहां तक आप खबर पहुंचा सकते हो। जबकि अगर आप पोस्ट दो न्यूज़पेपर में तो एक लिमिटेड एरियाज की होती है, नहीं, लेकिन तो आप इंटरनेट सिस्टम के थ्रू भाई नेशनल टीवी पे ऐड करके, है ना, यानी आप इसे बढ़ा सकते हो, यानी आप अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हो रिक्रूट करने के लिए। रिक्रूट का मतलब फिर से ध्यान रखना, रिक्रूट का मतलब ये होता है भर्ती निकालना। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या है, इट बिकम्स पॉसिबल टू सर्च एंड सिलेक्ट एबल एम्प्लॉइज फॉर डिफरेंट पोस्ट। इसका रीजन ये होता है, यानी परिणाम तो है आपको किसी भी पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, कहता है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस में भी हेल्पफुल है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब आपको राइट पर्सन राइट प्लेस पर आ गया तो आपका काम बढ़ ही जाएगा। अब माना किसी अच्छी पोस्ट पे अपने अनाड़ी व्यक्ति को भर्ती कर दिया, कोई है ही नहीं काम करने के लिए, तो क्या करेगा, नहीं ना। भाई माना एजुकेटेड पर्सन है नहीं, आपने उसे कंप्यूटर पे बिठा दिया, अब तो क्या सोच सोच के ही काम करेगा ना, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटेंट नहीं है, दिक्कत होती है। तो देखो यहाँ पर कहता थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग, क्या थ्रू द मीडियम ऑफ यानी स्टाफिंग के थ्रू राइट पीपल आर पोस्टेड एट राइट प्लेस। आ गई ना भाई बात शुरू वाली डेफिनेशन की। कहता है इसके थ्रू क्या होता है, राइट पर्सन राइट प्लेस पर अपॉइंट हो जाता है। थस इस प्रकार सूटेबल पीपल आर सिलेक्टेड, इस प्रकार सूटेबल पीपल सिलेक्ट हो जाते हैं, कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। क्या उस पोस्ट को या उस पोस्ट के महत्व को ध्यान में रखते हुए आपको एक सही व्यक्ति मिल जाता है, परिणाम स्वरूप जिसकी संस्था की एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाती है। समझे कैसे? अरे भाई माना एक टाइपिस्ट है, अब आपने जो टाइपिंग के लिए बिठा दिया तो उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। अगर माना मुझ जैसे को आप टाइपिंग करने के लिए बिठा देंगे तो मैं कितने भाई मुझे पता चला घंटे में 4 लाइनें लिखी गई हैं,
है, और उसमें भी हो सकता है कि 4 उसमें मिस्टेक है ना। लेकिन अगर आप एक टाइपिस्ट को लाएंगे जिसका काम ही यही है टाइपिंग करना, तो 1 घंटे में वो आपको 200 लाइनें लिख के देगा और 4 गलती भी ना हो, क्योंकि काम है योग्य वही है उस काम के लिए। अब लेकिन आप उसे कहें चल भाई तूने लिख दिया, पढ़ तो लिया, चल जरा तू यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा, अब क्या करेगा, बार बार सोचेगा सर ये क्या है, यहाँ से मुझे क्या बताना है, कैसे बताना है, मुझे तो खुद नहीं पता। हाँ लेकिन मैं देख देख के लिख बहुत बढ़िया सकता हूँ, है ना। तो बेटा देखो, अब देखो दोनों का हर एक का क्या है, देखो हर पोस्ट का अपना अलग महत्व है और हर लोगों के काम करने का तरीका अलग है। तो जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उसे उसी काम पर करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम ज्यादा होगा और अच्छा होगा। यही कह रहा, अगर परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। कहता एज ए रिजल्ट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय, अतः परिणाम स्वरूप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी एम्प्लॉय की, समझे। एम्प्लॉय की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। अभी जब हमने वहां पर पढ़ा भाई, देखो जब एफिशिएंसी और समझो आप भाई, एफिशिएंसी जब एम्प्लॉय की बढ़ जाएगी तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर सकेगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली वहां सर्वाइव यानी कुछ दिन रुक पाएगी, आगे चले ग्रोथ करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी बढ़ रही है। मानो उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, आपने अलग अलग लोगों को उल्टे सीधे काम पे, किसी का कुछ काम है, मैनेजर को झाड़ू लगाने के लिए कह दिया, चपरासी को मैनेजमेंट करने के लिए कह दिया, अकाउंटेंट को मार्केट करने के लिए कह दिया, मार्केट वाले को हिसाब किताब लिखने के लिए कह दिया, क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया ना। कोई भी सही नहीं काम करेगा, जब कोई सही काम नहीं करेगा तो एंटरप्राइजेस क्या ग्रोथ करेगी, कुछ भी ग्रोथ नहीं करेगी, उल्टा उसे नुकसान कर देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सही व्यक्ति को सही जगह चुनेंगे भाई, अकाउंटेंट को हिसाब किताब का काम देंगे, जिसने मार्केटिंग का कोर्स किया है उसे आप सेल्स का काम देंगे, ठीक है, जो पढ़ा लिखा एमबीए उसे आप मैनेजमेंट का काम देंगे, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा काम करने का इच्छुक है, चलो ठीक है भाई उसे आप झाड़ू लगाने का काम देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हर व्यक्ति को उसका सही काम देंगे तो वहां पर काम होगा और संस्था ग्रोथ करेगी। कहता ग्रोथ हो, अब देखो every enterprise aspires for its continuous survival and growth. This is possible only when it has human assets of supreme quality. This aspiration of an enterprise can be fulfilled by staffing. देखो क्या कहता है, एवरी एंटरप्राइज एस्पायर्स फॉर इट्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोई भी एंटरप्राइजेस हो वो इस बात की चाहत रखती है, आकांक्षा रखती है, एस्पायर्स का मतलब होता है आकांक्षा। हर किसी को इस बात की आकांक्षा होती है कि उसको सर्वाइव करे, ग्रोथ करे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है व्हेन इट हैज ह्यूमन एसेट्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी, जब इसके पास सुप्रीम क्वालिटी की ह्यूमन एसेट्स हो, यानी जो काम करने वाले लोग हों वे अच्छी क्वालिटी के लोग हों, तभी आकांक्षा पूरी हो सकती है, अन्यथा आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। दिस एस्पायरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल्ड बाय स्टाफिंग। और यह आकांक्षा कैसे पूरी की जा सकती है, यह आकांक्षा या एस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ तब पूरी की जा सकती है जब हमारे पास अच्छी स्टाफिंग हुई हो, यानी इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हमने स्टाफिंग की हो। क्यों, क्योंकि स्टाफिंग की अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड है सही पर्सन एट सही प्लेस। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। देखो इसका ये भी बेस्ट ऑप्शन है भाई, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ह्यूमन सोर्स है उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइजेशन हम उन लोगों का कर पाएंगे। और उन लोगों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब कर पाएंगे, हम उन लोगों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम तभी कर पाएंगे तब हमने उन लोगों को सही जगह अपॉइंट किया हो। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप उल्टा सीधा अपॉइंटमेंट कर देंगे, अकाउंटेंट वाले को सेल्स का काम दे देंगे, सेल्स वाले को अकाउंटिंग का काम देंगे, तो ना तो सेल्स अच्छी हो पाएगी और ना अकाउंटिंग अच्छी हो पाएगी, दोनों ही
काम बिगड़ जाएंगे, ठीक है। एमबीए को आप झाड़ू लगाने का काम दे देंगे और चपरासी को आप मैनेजर की कुर्सी दे देंगे, तो वहां भी दोनों काम बिगड़ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब सोर्स का सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन सोर्स का सही प्रयोग तभी होगा जब आप उस सही व्यक्ति को सही जगह अपॉइंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, माना मैं टीचर हूं, ठीक है, मुझे यहाँ पर काम दे दिया, लो भाई चलो तुम पढ़ाओ मत, ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ पे ना ये झाड़ू लगाओ या टाइपिंग कर करके दो टीचर्स को, फिर यहाँ पढ़ाएंगे, है ना। और जो यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले उन्हें कहा नहीं यार ठीक है, जरा तुम गुड लुकिंग पर्सन हो, ठीक हो, लग रहे हो, बढ़िया हो, ठीक है, चलो जरा तुम पढ़ाया करो, कैमरे में तुम बढ़िया स्मार्ट सुंदर हो, बढ़िया दिखाई दोगे, हाँ तुम पढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है पढ़ा ले, भाई ये नहीं कह रहा नहीं, हो सकता है पढ़ा ले, लेकिन भाई देखो अब आप क्या समझते हैं, भाई देखो ना तो मैं टाइपिंग अच्छी कर पाऊंगा, ना मैं झाड़ू अच्छी लगा पाऊंगा, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, मैं लगाऊंगा ही नहीं, क्या होगा, तो सही काम नहीं होगा ना। इसका मतलब मेरा सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा सही यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। टीचर्स का यूटिलाइजेशन यही है कि उससे पढ़वाया जाए, अकाउंटेंट का, सीए का यूटिलाइजेशन यही है कि उनसे अकाउंटिंग करवाई जाए, अगर किसी ने एमबीए मार्केटिंग से की हो तो उसका सही यूटिलाइजेशन यही है कि उन्हें मार्केट में उनसे सेल परचेज करवाया जाए, यही तो काम होगा ना। लेकिन अगर आप काम बदल देंगे तो नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं तो, और यही तो भाई योग्य तभी तो है ना उस काम के लिए, तभी तो हर व्यक्ति अपने काम के लिए योग्य होगा। तो योग्य होने का मतलब यही है कि पोस्ट के महत्व को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट किया जाए। तो देखो कहता ड्यू टू अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी पर्सन ऑल एम्प्लॉय डज वर्क विद द हाईएस्ट एफिशिएंसी। Appropriate appointment of every person, all employees does work with the highest efficiency. However, organization use better features of human resources. देखो हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक हाईएस्ट काम करने की एफिशिएंसी होती है, यानी वो उस काम को बढ़िया कर सकता है, तो उससे वही काम करवाया जाए, समझे भाई। और जब आप उससे वही काम करवाएंगे तो काम अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस होगी, सिंपल सी बात है, सभी लोग अच्छा काम कर पाएंगे। आगे चलते हैं, हेल्पफुल इन, अच्छा पहले ये दिख रहा, इसे मत देखो अभी बिल्कुल भी, ठीक है, इस पे ध्यान मत लगाओ, ये लो बेटा, अभी पहले सिर्फ ये देखो जरा, यहां जाओ पहले, कहता हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एम्प्लॉइज। इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन, देखो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, दो तरीके से बढ़ता है जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मानो मैं भी काम कर रहा हूं और मानो मुझसे यही काम करवाया जाए तो भाई मैं भी सेटिस्फाई हूँ, हाँ भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है, मुझसे पढ़वाने का काम करवाया जाए, अच्छी बात है, मैं भी सेटिस्फाई रहूंगा, जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों को लेकर भी सेटिस्फाई रहूंगा, संस्था भी सेटिस्फाई रहेगी कि हाँ भाई काम सही हो रहा है। लेकिन अगर माना मुझसे कोई और काम करवा जाए तो मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मैं खुद परेशान रहूंगा, मैं कहूंगा अरे यार छोड़, हमें क्या काम दे दिया, हम तो यहाँ से जाते हैं, अब तो कुछ और काम कर ले, ये ज्यादा बेहतर है, हमारा तो काम ही बदल दिया इन लोगों ने। यानी हम काम करेंगे, पैसे मिलेंगे, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सेटिस्फाई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सा एग्जाम्पल है, सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा ही नहीं, किसी का भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग, जो हमें काम करना, हमसे में काम नहीं करवाए जा रहे हैं। कहता अंडर स्टाफिंग बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कहता अंडर स्टाफिंग, कहता स्टाफिंग के अंतर्गत बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टाफिंग यानी जो स्टडी की गई है उसके अनुसार देयर प्रेफरेंस फॉर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी कैन बी नोन। कह रहा स्टाफिंग के अंतर्गत ह्यूमन बीइंग की स्टडी करके ये डिसाइड किया गया है कि फॉर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, भाई एनवायरनमेंट के टाइप को देखते हुए, प्रमोशन पॉलिसी को देखते हुए, ट्रेनिंग एंड रेम्यूनरेशन को देखते हुए ही कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाई होता है। समझे ना, बंदे का वो सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी देखो माहौल भी अच्छा चाहिए और काम, इसमें बल्कि लिखा नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ टाइप्स ऑफ वर्क, बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वर्क।
टाइप्स ऑफ वर्क को भी देखते हुए, मैं कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी को देखते हुए भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बिल्कुल आप वर्ड टू वर्ड नहीं, अब हल्का फुल्का आपको लग रहा है ये बात बिल्कुल सही है और उसी की हम भी यही बात करेंगे यहाँ पे, तो आप लैंग्वेज चेंज हल्की फुल्की थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा कि हमें क्या बेनिफिट होता है और कैसे हमें लैंग्वेज लिखनी चाहिए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमें समझ तो आ गया लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा ही लिख दूं, ये तो बहुत ही मुश्किल है सर, ऐसे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, सर मुझसे याद नहीं होता। बड़ी समस्या बच्चों की, सर मुझसे रटा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, आपको रटना ही ना पड़े और आपको कैसे लिखना होता है, ये सब बातें हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बस अभी आपका एक ही काम है कि जो नोट्स आपके पास हैं, ठीक है बेटा, लिंक से आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नोट्स भी अभी डाउनलोड ना करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस समझे यहाँ पर जो भी बुक आपके पास, आप जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक पर्टिकुलर बुक्स ले, कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, बस आप उस बुक को रीड जरूर करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बुक्स बिल्कुल भी रीड नहीं करते हैं और फिर एग्जाम में कहते हैं सर हमने लिखा तो था, बढ़िया सब लिखा भी था, लेकिन हमारे मार्क्स तो सर बिल्कुल पता नहीं सर ने क्या पढ़ाया, तो यार लगता मुझे तो मेरे सर ने ही गलत पढ़ा दिया। नहीं नहीं बेटा, सर तो सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो मैं प्रेजेंटेशन का स्किल भी आपको बताऊंगा। देखो जरा यहाँ पर कहता है एन एफर्ट इज मेड टू प्रोवाइड देम विद ऑल द डिजायर्ड, ये भी रहा है, विद ऑल द डिजायर्ड फैसिलिटीज, एन एफर्ट इज मेड टू प्रोवाइड देम विद ऑल द डिजायर्ड फैसिलिटीज। भाई जो भी इच्छित फैसिलिटी हैं वे सारी फैसिलिटी उन लोगों को, यानी फैसिलिटी के साथ साथ काम भी उन लोगों को में ही मिलने चाहिए। स्पेशल केयर इज टेकन दैट इन नो वे द पे पैकेज ऑफ एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड, किसी भी तरीके से देखो उनके जो पे पैकेज में रिड्यूस ना किए जा सकते हो। इन सिचुएशन दे गेट टोटल जॉब सेटिस्फैक्शन एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। मोरल में एक तरीके की नैतिकता, एक तरीके की भावना, एक तरीके में काम करने के लिए उनकी प्रेरणा वो तो बढ़ जाएगी अगर उनको ये सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। क्या क्या अच्छी मिलेगी, यानी आप उसे शॉर्ट में कह सकते हैं, भाई हमने बताया था ना, देखो स्टाफिंग की दो बातें हैं, क्या, एक तो जॉब में किसको अपॉइंट करना और ऐसे अपॉइंट करना कि वो जॉब छोड़ के ना भागे, और जॉब छोड़ दो अपने अपॉइंट तो करते हैं लेकिन जॉब छोड़कर ना भागे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने काम से सेटिस्फाइड रहे। सेटिस्फाई वो कब रहेगा, जब उसे काम वही मिले जो करना चाहता है, जो काम उसे आता है उससे वही काम करवाया जाए, ठीक है, उसकी समय पे प्रमोशन होती रहे, उसकी सैलरी बढ़ती रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश हो कि किसी भी सिचुएशन में उसकी डिमोशन ना हो, उसकी सैलरी रिड्यूस ना हो। अगर ये बातें सब रहेंगी तो हर व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेगा और संस्था भी उससे सेटिस्फाई रहेगी और संस्था ग्रोथ करेगी। ये सब बातें वहां पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट बेटो देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होता है हमारा HRM। लेकिन बेटा देखो सबसे बड़ी खुशी की बात, बच्चे खुश हो गए, देखो क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर पढ़ो जरा इसे भी एक बार। कहता HRM हैज बीन डिलीटेड फॉर टर्म 2 of 2021 and 22, यानी 2021-22 के सिलेबस से फिलहाल HRM का पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स आप ये समझो कि इस चैप्टर का लगभग 30% पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो टॉपिक था वो आपका कोर्स से हटा दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम स्टडी करेंगे वहां पे जो पॉइंट्स आपको हटा दिए गए हैं मैं बता दूंगा। तो फिलहाल हम इस HRM को नहीं पढ़ रहे हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टाफिंग के आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, आपको दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमने इस क्लास में पढ़ लिया है आप उसे रिवाइज कर लें। फर्स्ट क्लास हमारी सिर्फ सिलेबस की थी, उसे तो आप देखें या ना देखें, वैसे मैं तो कहूंगा देखें, ठीक है। फर्स्ट क्लास सिलेबस की थी, सेकंड क्लास हमारी स्टाफिंग की आ रही है जिसमें हमने ये पढ़ा है,
ठीक है। तो स्टाफिंग का भी हमने छोटा सा पार्ट पढ़ा। क्या पढ़ा आज हमने, अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट में हमने सबसे बड़ा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग पढ़ा। स्टाफिंग का मीनिंग क्या था कि भाई व्यक्ति की सही व्यक्ति को सही जगह अपॉइंट करना और ऐसे अपॉइंट करना ताकि वो संस्था में बना रहे। फिर हमने पढ़ा फीचर और हमने सेकंड पढ़ी इंपॉर्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये बातें रिवाइज होनी चाहिए, यानी आप ये सब पहले पढ़ लेना। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड, आपको बेटा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपसे विदा लेते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।